नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा। बंसल न्यूज़ में आपका स्वागत है। कोरोना एक वैश्विक महामारी जिससे आप और हम सभी संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही अनलॉक हुआ हमने देखा गतिविधियां बढ़ने के साथ साथ कुछ लापरवाहियां भी सामने आई। लेकिन इस बीच कैसे हम अपनी दिनचर्या में बदलाव करें, कैसे कुछ छोटे छोटे बदलाव करें ताकि कोरोना के साथ हम रहें भी और आगे किस तरीके से हम आगे बढ़ें, इस पे हम तमाम आज चर्चा करने वाले हैं। डॉक्टर धनंजय केलकर जी हमारे साथ आज चर्चा में जुड़े हैं, जो कि दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल के डॉक्टर हैं, और साथ ही बंसल न्यूज़ है शरद द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी शरद जी। धन्यवाद करिश्मा। और मैं कुछ बातें चर्चा में, जो हमारे साथ आज विशिष्ट मेहमान हैं, इमिनेंट गेस्ट हैं हमारे आज के, डॉक्टर धनंजय केलकर, इनके बारे में मैं कुछ चीज़ें ज़रूर कहना चाहूँगा। पहले तो ये मेडिकल डायरेक्टर हैं पंडित दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल जो पुणे का है, और एक पैशन है डॉक्टर केलकर को अपने काम को लेकर, जो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एक डॉक्टर हो, एक पॉलिटिशियन हो या एक जर्नलिस्ट हो। ये दीवानगी, ये जुनून, ये काम करने के पीछे एक आनंद, ये सारी चीज़ें उनके व्यक्तित्व से जुड़ती हैं और एक एक्टिविस्ट की तरह वो काम करते हैं, और काम करते हुए एक विनम्र विद्यार्थी की तरह सीख कर चीज़ों को आगे बढ़ते हैं, और एक बहुत ही कुशल ऑब्ज़र्वर की तरह, एक बहुत ही एक्सपोनेंट ऑब्ज़र्वर की तरह वो चीज़ों को न सिर्फ देखते हैं, महसूस करते हैं, बल्कि उनके बारे में लिखते भी हैं, बोलते भी हैं और बताते भी हैं पेशेंट्स को भी और उन लोगों को भी जिनको डिजीज़ को लेकर, बीमारियों को लेकर अवेयर करने की ज़रूरत है। कोविड के मामले में उन्होंने काफ़ी बेहतरीन काम किया है। पंडित दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल का एक हिस्सा कोविड हॉस्पिटल के तौर पे काम कर रहा है पुणे का, और एक हिस्सा जो है वो नॉन कोविड हॉस्पिटल के तौर पर काम कर रहा है। डॉक्टर केलकर की बड़ी अच्छी फाइंडिंग्स रही हैं, जो उन्होंने लिखी भी हैं और बोली भी हैं, बताई भी हैं लोगों को। जल नीति उनका एक बहुत ही रिफॉर्मिस्ट सजेशन है कि अगर आप जल नीति करते हैं तो कोरोना के वायरस को आप काफ़ी हद तक काबू कर सकते हैं, और ये आपकी इम्यूनिटी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और उन्होंने अपने हॉस्पिटल में बहुत कुशलता से इस चीज़ को न सिर्फ देखा है बल्कि महसूस किया। आज हमने इसीलिए उनको जोड़ा है कि कोरोना को लेकर 1200 से ज़्यादा पेशेंट्स का उपचार वो और उनकी टीम कर चुके हैं। तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि आखिर क्या फाइंडिंग्स हैं, और अब जबकि हम शायद आधा रास्ता कोरोना को हराने के लिए तय कर चुके हैं और अब बड़े क्रूशियल स्टेज में हैं, तो हम जानेंगे डॉक्टर केलकर से। सर, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत करता हूं बंसल न्यूज़ पर, और आपको बहुत बधाई भी देता हूं कि आपका अब तक का सफ़र बड़ा शानदार रहा है। सर, पहला मेरा प्रश्न यही होगा आपसे कि क्या आपके ऑब्जर्वेशन रहे हैं, 1200 से ज़्यादा पेशेंट्स को आपने ट्रीट, आपकी टीम ने किया है, क्या महसूस किया है आपने कोरोना से इस लड़ाई में? किन चीज़ों का ख्याल रखना और किन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है सर? जी। अभी तक पहले जो मार्च महीने में हमने काम शुरू किया तो कोरोना के बारे में मालूम तो बहुत कम था, और ज्यादा करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ही सब लोग काम चला रहे थे। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी थोड़ी डेंजरस इसलिए है कि उसमें से जो ज्ञान आता है वो सच है या नहीं ये पता बाद में ही जाकर लगता है। लेकिन अब जब ये जून महीने में हम आए हैं तो ये 1200 पेशेंट की इंफॉर्मेशन, उसका एनालिसिस और उससे कुछ सिद्धांत हम लोगों ने निकाले हैं। तो शुरुआत में पहले से जल नीति से ही करता हूँ, क्योंकि ये जो जल नीति मैंने शुरू की ये तो फ्लू की वजह से मैंने शुरू की थी 4.5 साल पहले। तो पहले मुझे लगा था कि अगर फ्लू जल नीति से नहीं होगा तो योगा में ऐसा बताया है, तो मैंने खुद शुरू किया। 4.5 साल में मुझे एक बार भी फ्लू के लक्षण नहीं दिखाई दिए, जबकि बच्चे घर में हमेशा फ्लू लेके आते रहते थे, फिर भी नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये जल नीति का शास्त्रीय प्रयोग हम कोरोना के दरमियान करें, और उससे सबसे अच्छी जगह हॉस्पिटल ही हो सकती है, क्योंकि हॉस्पिटल के जो लोग हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस, उनमें कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा दुनिया में दिखाई दे रहा है। अमेरिका में देखेंगे तो करीब 600 डॉक्टर्स पूरे अमेरिका में कोरोना से आज तक मर गए हैं। इंग्लैंड की बात करेंगे तो 580 डॉक्टर्स वहां के इंग्लैंड के कोरोना की वजह से मर गए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना दीनानाथ में इसका प्रयोग करें, और हमारे यहाँ 600 हेल्थ केयर वर्कर जो कोरोना को ट्रीट करते हैं उन्होंने ये जल नीति शुरू की। आज 3.5 महीने हो गए, एक भी लक्षण कोरोना का या फ्लू का किसी में नहीं दिखाई दे दिया। लेकिन दूसरा जो ग्रुप था जो जल नीति नहीं करते हैं, उनमें से 22 लोगों को कोरोना के लक्षण ज्यादा नहीं आए,
लेकिन सौम्य तरीके से आए, वो ठीक भी हो गए उससे। लेकिन 22 और 0 ये आज का हमारा गेम का स्कोर है जल नीति के। और 3 महीने में उसका हम शोध निबंध सादर करें दुनिया के बेहतरीन जर्नल में। दूसरे जो हमने कई लक्षण देखे, उसमें कोरोना की जो मृत्यु है 3%, वो जैसे दुनिया में है वैसे ही पूना में और वैसे ही पूरे भारत में है, कि 3% लोग मर जाते हैं। दूसरी बात उन्होंने बताया कि 82%, 82% किसी लक्षण के बिना है, वो भी हम देख रहे हैं, क्योंकि काफी लोगों में उनका कांटेक्ट ट्रेस नहीं हो सकता है। इसका मतलब जिसे कोरोना हो गया, उसने कहाँ से पाया, ये कोई भी बता नहीं सकता है। ऐसे 50 से ज्यादा हमने परसेंट लोग देखे। इसका मतलब ये है कि उनका कांटेक्ट ही एसिम्प्टोमेटिक या लक्षण विरहित था। नहीं तो अगर कोई बीमार आदमी है तो इमीडिएटली लोग बताते हैं कि भाई मुझसे इससे हो गया। तो ये 82% एसिम्प्टोमेटिक सही है, 3% मृत्यु सही है। और जो दवाइयां हम देते हैं उसका भी हम विश्लेषण कर रहे हैं, क्योंकि दवाइयों की एडवर्टाइजमेंट ज्यादा और फायदे कम, ऐसा इस स्थिति में हो सकता है क्योंकि बीमारी नहीं है। नॉर्मली अगर कोई दवाई मेडिकल फील्ड में आती है तो उसकी एक बहुत लंबी यात्रा होती है। उस यात्रा में पहले प्रयोग करना पड़ता है, फिर बहुत सारे दुनिया के लोग प्रयोग करते हैं, फिर उसे हम लेवल 1 एविडेंस, यानी जो पहले से ट्रायल में दवाई करके फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। वैसा तो कोरोना में आज तक किसी चीज का हुआ नहीं है। तो इसे इमरजेंसी ड्रग यूज, यानी जल्दबाजी में दवाइयां सब जगह चल रही है। और उसमें से आजकल की जो 2 दवाइयां हैं, फेबिफ्लू और रेमडेसिविर, वो भी ऐसी जल्द में ही आई है। उसका फायदा होगा क्या नहीं समय बताएगा, लेकिन हम लोगों को बता रहे हैं कि झूठी आशा लेके मत बैठो। कोरोना की सबसे इंपॉर्टेंट दवाई है ऑक्सीजन। आज तक जो भी दुनिया में ज्यादा से ज्यादा जान बची है, वो ऑक्सीजन की वजह से बची है, किसी दवाई की वजह से नहीं बची है। इसलिए कोई गरीब हो या अमीर हो, उसमें से जो फर्क है वो कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन सबसे महत्व की चीज है कि हम लोग कोरोना के खिलाफ जंग छेड़ सकते हैं। उसके लिए व्यायाम की जरूरी है, सूर्य प्रकाश की जरूरी है, अच्छी खुली हवा की जरूरत है, विटामिन डी की जरूरत है, और जल नीति भी करना, ऐसा मैंने शुरू किया है। अगर ये हम 5 चीजें करते हैं, सूर्य प्रकाश, खुली हवा, व्यायाम, जल नीति और विटामिन डी, तो मेरे ख्याल से हम इसे काबू कर पाएंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्राउडिंग, यानी जिस जगह में ज्यादा लोग नहीं जाना चाहिए वहां जाते हैं। हम लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये चीजें बहुत सावधानी बरतनी जरूरी है कि अगर हम मास्क इस्तेमाल नहीं करेंगे, भीड़ से किसी जगह पे जाएंगे, तो कोरोना बुरी तरह से भारत में फैलेगा। और मुझे डर है कि जुलाई और अगस्त महीने में हम लोग कोरोना का पीक देखेंगे। पीक यानी सबसे ऊंची जगह, शिखर या चोटी बोलेंगे उसे। तो ये चोटी जुलाई अगस्त में आएगी और उसके लिए हम तैयार होने की कोशिश में हैं। लेकिन लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दोनों खतरे के महीने हैं अपने लिए, डॉक्टर क्योंकि धनंजय, लॉकडाउन से थोड़े एक लोगों एक को। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही कि हम भीड़ वाली जगह ना जाएं। अब हम अनलॉक 2 की तरफ हम बढ़ रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर ने आज ही पूरे देश को संबोधित किया है और उन्होंने एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये भी कही है कि सावधानी बरतें। जैसा आप भी जिक्र कर रहे थे कि हमें सावधानी बरतनी है, सावधानी का बहुत ख्याल करना है। भीड़ वाली जगह जाना, चूँकि भारत 130 करोड़ की आबादी का देश है और ये नियंत्रण से बाहर है और लोग बीते लॉकडाउन से ऊबे हुए लोग हैं और बहुत सारे लोग अपनी रोज़गार की ज़रूरतों से, मजबूरियों से भी बंधे हैं। तो अगर हम भीड़ में जाना हमारी मजबूरी है, जैसे एक चिकित्सक है, एक पत्रकार है, एक पॉलिटिशियन है, हमारा एक्सपोज होना लाजिमी है और अब बाज़ार भी भीड़ से भर रहे हैं। क्या सावधानी हम रखें? जितना डिस्टेंस हम बना सकते हैं रखते हैं, लेकिन फिर भी और क्या रखें? अगर मान लीजिए बहुत सारे लोगों के साथ मेरा इनकाउंटर हो गया या मैं उनके साथ टकराते हुए घर लौटा हूं, तो मैं क्या करूं? घर आकर सबसे पहला उपाय क्या करूं? इससे सबसे महत्व की चीज समझनी है, वो कोरोना 2 तरीके से फैलता है। एक जिसे हम ड्रॉपलेट या एरोसॉल बोलते हैं, जो हवा में फैलता है, और दूसरा पदार्थों से फैलता है जिसे हम फोमाइट्स बोलते हैं। तो उसमें से महत्व का है ये एरोसॉल या ड्रॉपलेट, यानी इसकी एंट्री या इसका जो शरीर में प्रसार है वो सिर्फ मुंह से ही होता है। उसके लिए 5 ही पॉइंट्स है, 2 आंखें, 2 नाक और 1 मुंह। तो ये जो नाक से अंदर जाता है
वो सबसे धोखादायक है। इसलिए मास्क या फेस शील्ड ये बहुत जरूरी है, चाहे आप भीड़ जी 50% कोरोना प्रोटेक्शन है, और 100% प्रोटेक्शन मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि कोरोना हर घर में पहुंचने वाला है। लेकिन जी वो घर में पहुंचने वाला है, कोरोना से डरना नहीं है। हमें डरना है एरोसॉल वाले कोरोना से, यानी जो हवा से फैलता है उससे डरना है। तो इसके लिए मैं सोचता हूँ कि जितना आप चेहरे का प्रोटेक्शन रखे और आप बाहर काम को जाए तो कोई डर नहीं है। मुझे एक ने पूछा था कि घर में काम करने के लिए जो मेड्स आती है उनका क्या करे, या स्त्री वाले आते हैं लोग उनका क्या करे। तो मैं बोला उन्हें आने दो, उनका वो पेट का सवाल है, वो तो काम करेंगे। लेकिन वो अगर मास्क बांध के घर में आते हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। तो जी डर निकाल जी के सावधानी बरतनी है। डर के रहेंगे तो कोरोना से नहीं, लेकिन शायद पेट पानी से बर्बाद हो जाएंगे। वो तो बिल्कुल मुमकिन नहीं आपने है। ठीक कहा। और मुझे ये भी लगता है सर कि घर में हमें कुछ अधिक संख्या में कुछ ऐसे मास्क रखने चाहिए डिस्पोजेबल, जो अगर कुछ लोग चूक जाते हैं, जो जीविकोपार्जन से जुड़ी रोज़ी रोटी की जद्दोजहद में हमारे घर आते हैं और शायद वो मास्क नहीं खरीद सकते हैं, तो ये हम हैं जो उनको मास्क भी प्रोवाइड कर दें और हम भी निश्चिंत हों और उनके लिए भी एक निश्चिंतता का एलिमेंट। ये आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि डरना नहीं, समझना है और इसी तरह कोरोना से लड़ना है। और मास्क मास्क जी के बारे में भी, कपड़े का मास्क जी अच्छा है। उसके जी लिए सर्जिकल या N95 मास्क की जरूरत नहीं है। तो हाँ रास्ते में अगर कोई बिना मास्क के हो तो उसको दंड या अपराध समझने के बजाय उनको मास्क देना चाहिए। जी बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही सर। ये जो सर कपड़े के मास्क हैं और जो अब बहुतायत में बिक रहे हैं, क्योंकि वो आसान है, रोज़ धोकर दूसरे दिन धुलकर उनको इस्तेमाल हम करते हैं, और महंगे मास्क की तरफ जाने के N95 और इसकी ज़रूरत शायद नहीं है, ऐसा आप भी इशारा कर रहे हैं। तो क्या ये इफ़ेक्टिव हैं? किस तरह से, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बताता हूँ। मास्क और कोरोना का साइज समझना बहुत जरूरी है। ये जो कोरोना जंतु है वो 0.1 माइक्रोन का है, यानी जी 1/10 माइक्रोन। और जी जो अपने फिल्टर्स होते हैं एयर कंडीशनिंग के, टॉपमोस्ट फिल्टर, वो 0.3 के होते हैं। हम्म, तो ये मास्क या ये फिल्टर ये वायरस को रोक नहीं सकते हैं। हम्म, लेकिन मास्क फिर क्या करता है, वायरस को नहीं रोकता है, लेकिन एक हवा में जैसा पर्दा हो वैसा पर्दा वो आ जाता है और हवा को रोकता है। उससे हवा आगे जाती है क्या, जाती है, लेकिन वो पर्दे के नीचे से जाती है, पर्दे के थ्रू एंड थ्रू नहीं जाती है। हम्म, इसलिए मास्क ये पूरा वायरस प्रोटेक्शन ना होते हुए एरोसॉल को रोकने वाली चीज है, ऐसे उसे देखनी चाहिए। इसलिए जी कपड़े के और N95 में और सर्जिकल मास्क में फर्क कम है। लेकिन हम्म, जो लोग ऑपरेशन करते हैं या कोरोना पेशेंट की तैनाती करते हैं उनको N95 हम लोग देते हैं। लेकिन जो जी मैं भी जब रास्ते पे घूमने जाता हूँ तो कपड़े का मास्क बहुत अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो कोई एक प्रॉब्लम अपने नहीं। सामने एक पर्दा है, ऐसा समझिए। जी जी सर, आपने 1200 पेशेंट्स का उपचार किया है अभी तक। ये डिबेट पूरी दुनिया में और भारत में चली रही है। हम पहले हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से हमने शुरुआत की, फिर उसके बाद अब रेमडेसिविर और तमाम तरह की मेडिसिन की बात चल रही है। आपने क्या पाया? आपने पाया क्या जीवन शैली और व्यायाम और अच्छी खुराक और ऑक्सीजन, यही आपने उपचार के तौर पर कोरोना का पाया है, या आपको लगा है कि कोई मेडिसिन भी ऐसी है जो एंटीवायरल भी ड्रग्स हो सकती है, वो फ़ायदेमंद है कोरोना में? है, लेकिन वो जो ये जो फायदा है, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंटीवायरल है, थोड़ा इम्यून मॉड्यूलेशन, यानी जो इम्यूनिटी प्रतिकार जो ज्यादा बढ़ता है उसको भी रोकती है। वैसे रेमडेसिविर है, ये एंटीवायरल है। फेबिफ्लू ये एंटीवायरल है। या टोसिलुजुमैब नाम आपने सुना होगा, ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर, यानी प्रतिकार शक्ति कम करने वाली दवाई है, क्योंकि अपनी जी प्रतिकार शक्ति खतरेमंद साबित होती है। ये दवाइयाँ, समझो 100 पेशेंट है, उनमें से 82% पेशेंट ये तो लक्षण विरहित है, उन्हें किसी दवाई की जरूरत नहीं है। उनको तो घर बैठना है और सावधानी बरतनी है। 14% लोग हैं जिनमें लक्षण आते हैं, उन्हें हम ये दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। ये 14% आगे 3% की तरफ या क्रिटिकल की तरफ ना जाए, इसके लिए ये दवाइयाँ हैं। लेकिन जो क्रिटिकल वेंटिलेटर पे जाते हैं उनमें ये दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, उनमें सिर्फ ऑक्सीजन काम करता है। तो मेडिकल साइंस की पूरी जो फाइट है, पूरा जो युद्ध है, ये 14% कैसे एसिम्टोमेटिक की तरफ ले जाए, ये फाइट है।
तो ये दवाइयों का जरूर रोल है, लेकिन छोटा है, बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा है। कि 100 में से 10% है, ऐसा मैं बोलूंगा। जी। सर, जैसा हम सुन रहे हैं और आपने भी कहा कि जुलाई और अगस्त में हम इसका पीक देख सकते हैं, यानी ये मौसम संबंधी जो कंडीशंस हैं उसके चलते कोरोना के मामले अचानक बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। क्या, क्योंकि क्वारंटाइन होना एक टैबू बन गया है, एक स्टिग्मा बन गया है, लोग चाहते नहीं हैं, क्योंकि हॉस्पिटल्स को लेकर उनके कई सारे मिथ भी हैं और वो आमतौर पर सोचते हैं कि हॉस्पिटल्स में जाके उनको और ज़्यादा कष्ट होगा। आज जिन लोगों की कंडीशन बहुत ख़राब नहीं है, क्या आप मानते हैं कि होम क्वारंटाइन को अलाउ किया जाना चाहिए, और व्यक्ति अगर उसके घर में व्यवस्था है और उसकी देखभाल करने वाले लोग जोखिम उठाकर उसकी देखभाल के लिए तैयार हैं, तो होम क्वारंटाइन एक अच्छा विकल्प है कोरोना के खिलाफ? हाँ जी, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि 2 शब्द का हम इस्तेमाल करेंगे, एक क्वारंटाइन और एक आइसोलेशन। क्वारंटाइन जिसको है वो कोरोना का मरीज नहीं है, उसको क्वारंटाइन है। जैसे ट्रैवलर है, या मैं यहाँ से भोपाल आ गया, तो उसे जो बोलते हैं उसे क्वारंटाइन बोलते हैं, यानी मैं सस्पेक्ट हूँ, संशयित हूँ, लेकिन कोरोना का मरीज नहीं हूँ। और आइसोलेशन जो है, जो कोरोना का मरीज है लेकिन जिसे लक्षण ज्यादा नहीं है, उसे आइसोलेशन देते हैं। वो आइसोलेशन अभी पूना में, बंबई में, दिल्ली में और महाराष्ट्र में शुरू हो गया है। यानी घर में अभी कानून से अलाउड है, उसे परमिशन दी गई है। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सब लोग आके अस्पताल में रहने लगे तो पूरे देश का ही अस्पताल हो जाएगा। ये तो मुमकिन ही नहीं है। अगर कोरोना वैश्विक महामारी है और घर घर में फैलने वाली है, तो जो जिनके लक्षण ज्यादा नहीं है उन्हें अस्पताल नहीं जाना चाहिए। और जैसा यूके में और यूएस में ऑलरेडी हो चुका है, इंग्लैंड में या अमेरिका में जिसके लक्षण ज्यादा ना हो ऐसे डॉक्टर को भी भर्ती नहीं करते हैं, वो डॉक्टर घर में ही रहते हैं। तो जो भी कोई सुशिक्षित व्यक्ति हो, उसके घर में अलग रहने की सुविधा हो, वो घर में रहना अस्पताल में रहने से ज्यादा अच्छा है। उसका पैसा भी बचता है, उसकी सेहत भी सुधरती है, और 14 दिन में वो बाहर भी जा सकता है। अभी की जो लिमिट दी है हमने, वो टोटल 17 दिन की है, यानी लक्षणों के बाद 14 दिन और कांटेक्ट के बाद 17 दिन। 17 दिन के बाद वो कहीं भी दुनिया में किसी भी काम के लिए जा सकता है, हॉस्पिटल में भी ड्यूटी के लिए आ सकता है। हमारे जो 22 कर्मचारी कोरोना बाधित हुए थे, वो 17 दिन बाद अभी सेवा में भर्ती हो गए हैं और अपना अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। वाह, बहुत अच्छी बात आपने बताई। सर, एक जिज्ञासा मेरी और है। आज ही हमने खबर देखी समाचार माध्यमों में कि बिहार में एक बारात के 72 लोग संक्रमित हुए कोरोना से। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है ये, दूल्हे की डेथ भी हो गई। कई बार हम देखते हैं कि ये एक मास लेवल पर इतनी तेज़ी से फैलता है, और कई बार हमने ऐसे कई केसेस देखे कि किसी परिवार में एक व्यक्ति को हुआ और वो डिटेक्ट होने के बाद उसका परिवार बार बार नेगेटिव आया, 2 बार भी टेस्ट किया, 3 बार भी टेस्ट किया। क्या इसका संबंध इम्यूनिटी से है या कुछ और कारण है सर? नहीं, मेनली 2 चीजों से है। एक वेंटिलेशन से बहुत ज्यादा संबंध है। जैसा आप किसी कोरोना बाधित व्यक्ति के साथ गाड़ी में, बंद गाड़ी में एयर कंडीशनिंग लगा के सफर करते हैं, या मस्जिद में लोग इकट्ठा हुए हैं, या बारात में एक दूसरे को लग के नाच रहे हैं, या चर्च में सरमॉन में कोरोना बाधित व्यक्ति गा रहे हैं, तो इसका फैलाव वेंटिलेशन ना होने से जल्दी हो जाता है। लेकिन घर में अगर लोग मास्क पहनते हैं या थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं या वेंटिलेशन अच्छा है, कोरोना इतनी जल्दी से नहीं फैलता। तो इसको आप फ्लू की तरफ देखना। जैसा अपना कॉमन कोल्ड या फ्लू होता है, वो जैसे फैलता है वैसे ही कोरोना फैलता है। इसलिए घर में हर व्यक्ति को फ्लू होना जरूरी। जी जी। स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में वेंटिलेशन ना होने की वजह से बच्चे साथ साथ बैठते हैं, तो कोरोना जरूर फैलेगा। मुझे डर है कि जब स्कूल कॉलेजेस शुरू हो जाएंगे तो कोरोना उसमें फैलने वाला है। तो इसका फैलाव का मैकेनिज्म देखेंगे तो फ्लू की तरफ है, ऐसा आप सोचें। बिल्कुल, यह आपने काफ़ी इम्पोर्टेंट बात हमको समझाई है कि जहाँ वेंटिलेशन नहीं है और बहुत अधिक संख्या में लोग, बच्चे, विद्यार्थी, बारात या फिर धार्मिक सभाएं, वहाँ ये स्प्रेडिंग इसकी बहुत तेज़ी से होती है। सर, बहुत कम वक्त है मेरे पास, 30 सेकंड में आपसे विनम्रता से मैं जानना चाहूँगा, आपने काफ़ी लिखा भी है इसके ऊपर, क्या फाइंडिंग्स हैं आपकी? आखिर आप लगातार लिख भी रहे हैं इस विषय पर,
संगोष्ठियों में भी, सेमिनार्स में भी जा रहे हैं, वेबिनार्स भी अटेंड कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे बहुत कुछ 30-40 सेकंड में? जी। सबसे महत्व का, अगर इस महामारी से हमें लड़ना है तो हमें इसके 3 वेपन्स या हथियार है हमारे हाथ में। सबसे इम्पोर्टेंट हथियार जो होना चाहिए वो पब्लिक एजुकेशन या नॉलेज अबाउट कोरोना, ये बहुत जरूरी है और वो अभी तक पूरी मात्रा से देश में या दुनिया में फैला नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये माध्यम नहीं है, लेकिन अच्छा उसके बारे में जानकारी होना ये सबसे इम्पोर्टेंट वेपन है। दूसरा जो वेपन है वो आशा है, जिसकी वजह से ये नई दवाइयाँ या वैक्सीन या नई चीजें जो आएंगी, ये हमारी आशा का आगे का स्थान है, उसकी भी हमें बहुत जरूरत है। और तीसरी चीज है जो हमारा रिजॉल्व या हमारे मन की शक्ति, जिसके लिए हम अच्छा डायबिटीज कंट्रोल करें, वजन कम करें, तबीयत अच्छी रखे, वेंटिलेशन अच्छा रखे, सब चीजों का पालन करें, मास्क पहने। अगर ये हम चीजें करते हैं तो ये नॉलेज, होप और रिजॉल्व, ये 3 चीजें लेके हम इसे मात कर सकते हैं, जिसकी हमारे देश में और पूरी दुनिया में बहुत जरूरत है। बहुत धन्यवाद सर, और कितनी खूबसूरत बात आपने कही। और इन तीनों चीज़ों में कोई बहुत पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है। ये तीनों चीज़ें, आशा जीवन का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। रिजॉल्व करने के लिए आपको हमेशा तैयारी रहना चाहिए। शरीर आपका है, इसके भीतर जो सोल है वो आपकी है, तो इसकी रक्षा आप कीजिए। और दूसरा, इल इन्फॉर्म्ड मत होइए, ख़राब और भ्रमित कर देने वाली जानकारियों से बचें। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तो प्रभु ही बचाए, इसलिए इससे दूर ही रहें और ऑथेंटिक जानकारी की तरफ जाएं। चिकित्सकों से बात करें, WHO की वेबसाइट और भारतीय मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट से कंसल्ट करें। सर, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपका, और आगे फिर कभी मौका होगा तो हम ज़रूर आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि मैं सोचता हूं कि जो देश के लीडिंग मेडिकल कोरोना वॉरियर्स हैं, आप और आपकी टीम बेहिचक उनमें शामिल है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। करिश्मा जी बिल्कुल शरद जी, नॉलेज, होप और रिजॉल्व, ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण वेपन्स हैं जो कोरोना के अगेंस्ट काम करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छा नॉलेज रखें, वेल इन्फॉर्म्ड रहें और साथ ही एक होप हमेशा अपने साथ रखें। तो उसी के साथ हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।